नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनकी संख्या 100 होगी। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर लगा हुआ है, डेट है आपकी 20 फरवरी को लगा हुआ है पेपर। उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की और छात्र हो सकता है सेकंड सेमेस्टर में भी आपको फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ना पड़े, बेसिक हेल्थ। इससे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में खूब पूछे जाएंगे, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए मैं 100 एमसीक्यूज के बारे में चर्चा करता हूं। इससे पहले बहुत सारे वीडियोस मैंने दिए हुए हैं प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका है जो 20 तारीख को आने वाला, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा ये, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे 2-3 दिन पहले मैंने एक लेक्चर और दिया हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, रीढ़ की हड्डी का कार्य है। रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रीढ़ का हड्डी का क्या काम है? तो रीढ़ की हड्डी, जिसको आप स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं, ये क्या करती है? ये मस्तिष्क और शरीर के बीच सिग्नल संचारित करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न आपका आ चुका बाबू, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सेरिबैलम का मुख्य कार्य क्या है? सेरिबैलम, सेरिबैलम का मुख्य काम क्या होता है? ये संतुलन बनाए रखना और गति का समन्वय करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका सेरिबैलम का काम होता है हमारे शरीर का बैलेंस बनाने और चलने फिरने की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? ये करता है सेरिबैलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? सेरिबैलम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, सेरिबैलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न है बेहोशी है। बेहोशी जो होती है, ऐसी स्थिति जहां कोई व्यक्ति अनजान और अनुत्तरदायी होता है, उसी को बेहोशी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि बेहोशी में व्यक्ति अपने आसपास के माहौल से पूरी तरह से कट जाता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आपका आ चुका है। यदि आप किसी बेहोश को मतलब कि किसी को बेहोश पाते हैं, तो सबसे पहले आप उस क्या करेंगे? तो यदि आप किसी को बेहोश पाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको प्रतिक्रिया और सांस की जांच करनी चाहिए कि प्रतिक्रिया दे रहा है, अन्यथा नहीं दे रहा है कि जांच कर, तो उसको चेक करें, उसकी सांस को चेक करें। ठीक है, तो ये सब क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि व्यक्ति होश में है या नहीं है, वह सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सब चेक करना चाहिए। ठीक है, जब ना ले रहा हो तो तुरंत सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है, कौन सी स्थिति आमतौर पर बार बार दौड़े पड़ने या ऐंठन से जुड़ी हुई है? इनमें से मधुमेह नहीं, अस्थमा भी नहीं, रक्तचाप भी नहीं, मिर्गी जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, एपिलेप्सी। ठीक है, मिर्गी जो होती है, एपिलेप्सी कहते हैं इसको, एक दिमागी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को बार बार दौरे पड़ते हैं। ठीक है, ये बात यानी फिट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सातवां नंबर प्रश्न है, शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? शरीर में पाचन जो होता है मुंह से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। जैसे हम खाना को चबाना शुरू करते हैं, मुंह की लार जो होती है सलाइबा, वो खाने को पचाना शुरू कर देती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऐसे ही लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। प्रश्न है, जठरांत्र मतलब कि जठरांत्र जठरांत्र प्रणाली जठरांत्र प्रणाली का कौन सा भाग पोषक तत्वों के अवशोषक के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताएं। तो होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है पाचन के दौरान अधिकांश पोषक तत्व जो होते हैं उसका अवशोषण करती है। कौन? छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न है, जीआई पथ का कौन सा भाग अपाच्य भोजन से अधिकांश पानी को अवशोषित करता है? बताएं। जीआई पथ का कौन सा भाग अपाच्य भोजन से अधिकांश पानी को अवशोषित करता है? तो है आपकी बड़ी आंत, यानी कोलन जिसको कहते हैं वो। ठीक है, ये क्या करता है? कोलन। ये बड़ी आंत का मुख्य काम होता है अपाच्य कचरे से पानी सोखना और उसे ठोस मल में बदलना। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न आपका आ चुका है, डायरिया के लिए प्राथमिक उपचार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम इनमें से कौन सा है? होता है आपका, जब भी आपको डायरिया हो जाए तो उसके लिए प्राथमिक उपचार होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी ओआरएस का घोल जो है लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। ठीक है, जिसको दस्त कहते हैं उसी को अंग्रेजी में डायरिया कहते हैं।
तो ऐसी स्थिति में शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से होता है। इसीलिए ओआरएस का घोल जो होता है जब आप लेंगे तो पानी की कमी पूरी हो जाती है। 11 नंबर, खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण। खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण बताएं। 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य विषाक्तता का सामान्य लक्षण क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। खाद्य विषाक्तता, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, इससे क्या होगा? मतली आएगी, उल्टी और दस्त आएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। किसी स्कूल में आग लगने की आपात स्थिति के दौरान पहला कदम है। 12 नंबर, किसी स्कूल में आग लगने की आपात स्थिति के दौरान पहला कदम इनमें से कौन सा है? तो फायर अलार्म सक्रिय करें और शांति से खाली कर दें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, सड़क दुर्घटनाओं में खून बहने पर तत्काल प्राथमिक उपचार क्या होता है? सड़क दुर्घटना में अगर खून बह रहा है तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? रक्तस्राव को रोकने के लिए उस पर दबाव डालना चाहिए। तो रक्तस्राव रोकने के लिए दबाव डालें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर प्रश्न है, सड़क दुर्घटना देखते समय सबसे पहले क्या करेंगे? 14 नंबर, सड़क दुर्घटना देखते समय सबसे पहले आप क्या करेंगे? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो सड़क दुर्घटना देखते ही आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको सबसे पहले करना चाहिए, सड़क दुर्घटना देखते समय आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए? मजबूत फर्नीचर के नीचे गिरे, ढके और पकड़े। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसे ड्रॉप, कवर एंड होल्ड कहते हैं, जो मलबे से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो मजबूत फर्नीचर के नीचे गिर जाएं और अपने आप को ढक ले और पकड़ ले उस मजबूत फर्नीचर को, ताकि जो है मलबा ऊपर से गिरे तो आप बचे। ठीक है, 16 नंबर, चूंकि उतनी जल्दी अगर आप भागते हैं तो उतना जल्दी हो सकता है कि आपके ऊपर ही गिर जाए, इसीलिए आप तुरंत जो है छिपने का प्रयास करें। ट्राई एज में तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए आमतौर पर किस रंग का टैग उपयोग किया जाता है? बताएं। 16 नंबर, ट्राई एज में तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए किस रंग का टैग उपयोग किया जाता है? तो होता है लाल रंग का टैग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लाल रंग गंभीर रूप से घायल मरीजों के लिए होता है, जिन्हें तुरंत डॉक्टर की जरूरत होती है, इसलिए ट्राई एज में तत्काल उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए रेड जो है टैग लगता है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। 17 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल में सबसे पहली चिंता होती है इनमें से, बताएं। तो ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को कौन सी चिंता होती पहली? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है 17 नंबर का। कौन बताएगा बाबू? 17 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बिल्कुल, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की देखभाल के लिए सबसे पहली जो चिंता है वो होती है आपकी यह सुनिश्चित करना कि बच्चा सांस ले रहा है और गर्म है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। याद डिलीवरी प्रश्न पूछा गया आपसे, यदि, सॉरी याद नहीं, यदि, इफ अ बॉडी इज नॉट क्राइंग आफ्टर डिलीवरी व्हाट शुड बी डन फर्स्ट? अगर बच्चा जो है डिलीवरी के पश्चात रो नहीं रहा है, यदि डिलीवरी के बाद बच्चा नहीं रो रहा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? धीरे धीरे बच्चे की पीठ को रगड़ें और सांस लेने को उत्तेजित करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई होती है न्यूरॉन्स। ये हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की वह कोशिका है न्यूरॉन जो संदेश भेजने का काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आपने अगर शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है, बताएं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सुरक्षित रहती है, तो ये सुरक्षित रहती है किसके? सीएसएफ के द्वारा, यानी कि जो है मेंजेंस मस्तिष्क मेरुद्रव के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एमसीएफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जठरांत्र प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? बताएंगे। 21 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जठरांत्र, जठरांत्र प्रणाली की बात हो रही है यहाँ पर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। जठरांत्र प्रणाली, जिसको जीआई सिस्टम कहते हैं, इसका प्राथमिक कार्य होता है पोषक तत्वों का पाचन करना और अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जठरांत्र तंत्र में शामिल नहीं है। जठरांत्र किस तंत्र में शामिल नहीं है? जठरांत्र तंत्र में क्या शामिल है? जठरांत्र तंत्र में शामिल नहीं है। ग्रास नली शामिल है इसमें,
ठीक है, मलाशय भी शामिल है, अग्न्याशय भी शामिल है। पैनक्रियाज, फेफड़ा नहीं शामिल है। लंग्स जो होते हैं श्वसन तंत्र के भाग होते हैं, ना कि जो है पाचन तंत्र का। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 23 नंबर प्रश्न है बाबू। प्रश्न है भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सबसे सुरक्षित पानी पीना। वर्षा का जल, नदी का जल, उबला हुआ और शुद्ध किया हुआ पानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, उबला हुआ या फिर प्यूरिफाइड वाटर जो होता है जरूरी होता है। 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चले, प्रश्न है 24 नंबर। प्रश्न, दस्त या खाद्य विषाक्तता के दौरान आपको चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? बताएं। दस्त या खाद्य विषाक्तता के दौरान चिकित्सा सहायता कब लेनी चाहिए? यदि लक्षण 2 दिनों से अधिक समय तक रहे या मल में खून आने लगे, ऐसी स्थिति में आपको जो है लेना चाहिए चिकित्सीय सहायता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, किसी छात्र के कक्षा में गिर जाने पर प्राथमिक उपचार क्या है? अगर कोई छात्र में किसी कक्षा में छात्र गिर जाता है अचानक से बेहोश होकर के, तो इसके लिए उपचार क्या है? प्रतिक्रिया पहले देखें, सांस की जांच करें और उसके बाद मदद के लिए पुकारे लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 26 नंबर प्रश्न है, सीपीआर का पूरा रूप। सीपीआर का पूरा रूप बताएं। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें 27 नंबर प्रश्न आपका आ चुका महोदय। प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? एक या दो ही? तो फेफड़े कितने होते हैं बाबू? बिल्कुल, मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं वो 2 फेफड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तरफ एक एक फेफड़ा होता है। 28 नंबर क्वेश्चन से, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? दुर्घटना के बाद तत्काल राहत के लिए, बिल्कुल, जीव को संरक्षित करने के लिए और संक्रमण को रोकने के लिए, इन सभी के लिए प्राथमिक चिकित्सा काम करती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एबीसी का पूर्ण रूप है। 29 नंबर, एबीसी का पूरा रूप। एबीसी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन कहा जाता है, यानी वायु मार्ग, श्वास और संचलन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ईबीसी का पूरा नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, खाने से पहले। प्रश्न आप देखेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, खाने से पहले हाथों को साफ करना चाहिए। 30 नंबर, खाने से पहले हाथों को साफ करना चाहिए साबुन और पानी से, बिल्कुल। यदि पानी अनुपलब्ध है तो सैनिटाइजर से भी धो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। राख और पानी से भी आप धो सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न पट्टियों के प्रकार हैं। पट्टियों, बैंडेज, बैंडेज के प्रकार देखें। टाइप्स ऑफ बैंडेज आर, इनमें से जलरोधक, त्रिकोणीय, लोचदार, ये सारे पट्टियों के ही प्रकार हैं। पट्टियां वाटरप्रूफ भी होती, त्रिकोणीय भी होती और लोचदार यानी इलास्टिक भी होती, कई प्रकार की होती। डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित में चीजें होनी चाहिए। बताएं। 32 नंबर, प्राथमिक चिकित्सा किट में निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें होनी चाहिए? कैंची, पट्टियां और कॉटन, मास्क, सैनिटाइजर और साबुन, कुछ दवाइयाँ, ये सब इसमें होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, एक स्टेराइल पैड या कंप्रेस है जो घाव पर लगाया जाता है ताकि घाव को भरने में मदद मिले और घाव को और नुकसान से बचाया जा सके। 33 नंबर, बताएं कौन सा एक स्टेराइल पैड है जो घाव पर लगाया जाता है इनमें से? तो उसका नाम है ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, बैंडेज का उपयोग किसी वस्तु पर दबाव डाले बिना उसके चारों ओर दबाव डालने के लिए किया जाता है। 34 नंबर, तो किसी बैंडेज का उपयोग किसी वस्तु पर दबाव डाले बिना उसके चारों ओर दबाव डालने के लिए किया जाता है। यह कथन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डोनट, उसको बोलेंगे डोनट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंसी हुई वस्तु के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने के लिए डोनट बैंडेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन से, रोगाणु है इनमें से। रोगाणु, रोगाणु जो होता है बैक्टीरिया, वायरस और कवक, प्रोटोजोआ, ये सब रोगाणु ही होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन से, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं यानी लोब? तो कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं मानव शरीर में। दिल में 2 एट्रियम
और 2 वेर्टिकल, कुल मिलाकर के 4 होते हैं, 4 लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, मुख्य धमनियों पर डाले गए दबाव को किसके रूप में जाना जाता है? मुख्य धमनियों पर डाले गए दबाव को हम लोग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है टाइचिकार्डिया का मतलब है आराम के समय की दिल की धड़कन बहुत तेज है, धीमी है। तो टैचिकार्डिया में क्या होता है, इसका मतलब है दिल की धड़कन जो है वो तेज है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स कहते हैं इसको, रेड ब्लड सेल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा लाल रक्त कणिका। ठीक है, लाल रक्त कणिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को तो आरबीसी का पूरा नाम क्या है? जो है आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स। 40 नंबर क्वेश्चन से रक्त वाहिकाओं में शामिल है, रक्त वाहिकाओं में आपका धमनियां शामिल हैं, शिराएं शामिल हैं और कोशिकाएं भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन से पैक्ट में पी का मतलब क्या होता है? PACT में पी का मतलब होता है प्रोसीड, यानी कि आगे बढ़ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा संदर्भ में पैक्ट एक प्रक्रिया है जहां पी का अर्थ स्थिति का आकलन करके सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ाना, प्रोसीड करना चीज़ों को। 42 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, रिकवरी पोजीशन से तात्पर्य शरीर की प्रवण स्थिति से है, किस प्रवण स्थिति से है? जिसमें बेहोश लेकिन सामान्य व्यक्ति समान रूप से सांस ले रहे घायल को प्राथमिक उपचार के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका आ चुका 43 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। 43 नंबर प्रश्न फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं, बताएं। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं बेटा, वो 206 होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी? फीमर, जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सैनिटाइजर में कितने % अल्कोहल होना चाहिए? सैनिटाइजर में कम से कम कीटाणुओं को प्रभावी ढंग से मारने के लिए सैनिटाइजर में कम से कम 60 से 70% जो है अल्कोहल जरूरी होता है। 70% बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन से, प्राथमिक उपचार निम्नलिखित स्थितियों में हो सकता है। प्राथमिक उपचार जो होता है आघात और आघात, डूबना और क्रम घटना, घाव, हड्डी फ्रैक्चर होना, ठीक है, दुर्घटनाएं होना, ये सब जो है प्राथमिक उपचार की स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों में प्राथमिक उपचार किया जाता रहता है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त सभी। 47 नंबर क्वेश्चन से, डिग्री जलने पर त्वचा की तीनों परतें जल जाती हैं। तो तृतीय डिग्री बढ़ने पर त्वचा की तीनों परतें जो होती हैं वो जल जाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 47 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न है, सामान्य मानव हृदय की गति होनी चाहिए। सामान्य मानव की हृदय की गति जो होनी चाहिए कम से कम 80 से 100 धड़कन होनी चाहिए प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से, सामान्य मानव रक्तचाप होना चाहिए। सामान्य मानव रक्तचाप जो है 120 से 80 होना चाहिए, 120/80। ठीक है, mmHg। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 50 नंबर, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से आपकी होती है कौन सी? MIS, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? MIS, मैसिलस इंकस स्टेप्स। मुख्य रूप से स्टेप्स कहा जाता है इसको। कान के अंदर स्थित स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यहाँ MIS का अर्थ कान की तीनों हड्डियों के समूह को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका चुका 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न दोस्तों, कौन से प्रकार की जलन खुजली, आग या गर्भ सतह के सीधे संपर्क में आने से होती है? तो किस प्रकार की जलन? खुली आग या गर्म सतह के सीधे संपर्क में आने से जो है जलती है तो होती है, उसको बोलते हैं ड्राई बर्न, यानी शुष्क जलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, शुष्क जलन बोलते हैं उसको। ठीक है, जब शरीर आग या गर्म लोहे जैसी सूखी वस्तुओं से जलती है तो उसे ड्राई बर्न कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन से, फ्रास्ट बाइट का मुख्य लक्षण इनमें से कौन सा है? ये विशेष लक्षण क्या होता है?
तो जो फ्रॉस्ट बाइट होता है ये पीली मोम जैसी और सुन्न त्वचा हो जाती है। जब अत्यधिक ठंडी की वजह से आप जल जाते हैं, ऊतक यानी टिश्यू जम जाते हैं, तो त्वचा जो होती है वो सुन्न हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो इसी को बोलते हैं क्या, फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, लाल सूजी हुई त्वचा जिसमें फफोले हों, ये होगा क्या, नहीं। पीली मोम जैसी सुन्न त्वचा, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रसायनों के संपर्क में आने से होने वाले त्वचा विषाक्तता के मामले में तुरंत क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए बेटा, प्रभावित क्षेत्र को बहते हुए पानी से 15 से 20 मिनट तक धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। रिपोर्टेड क्वेश्चन से परीक्षा में हमेशा पूछा जाता रहता है, ध्यान रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, इंजेक्शन के माध्यम से जहर जैसे विषैले सांप के काटने के मामले में उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है। अगर आपको कोई विषैला जो है काट ले सर्प वगैरह, तो ऐसे में क्या करेंगे। 54 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन इसका लगा दीजिएगा। इसमें क्या लगेगा, सी ऑप्शन। प्रभावित अंग को स्थिर रखें और उसे हृदय के स्तर पर या उससे नीचे रखें, बिल्कुल इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न है, कुत्ते के काटने के मामले में क्या किया जाना चाहिए। वैसे कुत्ते के काटने से रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुत्ते के काटने के मामले में क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, घाव को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं ताकि जो है संक्रमण का खतरा ना रहे। 56 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और को करिकुलर मास्टर जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। प्रश्न है, आंख में कोई बाहरी वस्तु चली जाने पर उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या होता है। 56 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। आंख में कोई बाहरी वस्तु चले जाने पर उपचार जो होता है वो क्या होता है, आंख को साफ पानी या सैलाइन सोल्यूशन से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न आपका चुका जो है प्रश्न, त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या है। 57 नंबर, त्वचा का प्राथमिक कार्य क्या होता है बेटा, त्वचा का प्राथमिक कार्य होता है संक्रमण से सुरक्षा और शरीर का तापमान नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के जलने में त्वचा की सभी परतें प्रभावित होती हैं और वह सफ़ेद या जली हुई दिख सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय डिग्री बर्न में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह गहरी जलन होती जिसमें तंत्रिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे त्वचा का रंग सफ़ेद या काला हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 59 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। 59 नंबर क्वेश्चन से, किसी को बिजली का झटका लगने पर क्या करना चाहिए। किसी को बिजली का झटका लगने पर उन्हें छूने से पहले बिजली बंद कर दें। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को बिजली का झटका लगा तो पहले बिजली को बंद करें, उसको टच नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो आपको भी झटका लगेगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, सनबर्न किसके अत्यधिक संपर्क के कारण होता है। 60 नंबर, सनबर्न जो होता है वो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनके संपर्क में अधिक मात्रा में आप रहेंगे तो आप जो है उसी को सनबर्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉस्ट बाइट मुख्य रूप से शरीर के किन हिस्सों को प्रभावित करता है। 61 नंबर, फ्रॉस्ट बाइट जो होता है वो किन हिस्सों को प्रभावित करता है शरीर के, उंगलियों को, पैर की उंगलियों को, कान को और नाक को। ये एक प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर के ये हिस्से हृदय से दूर होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, इसलिए यहाँ फ्रॉस्ट बाइट का खतरा सबसे अधिक होता है जब ठंडी से आप जलते हैं तो, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, यदि कोई जहरीला पदार्थ निगल ले तो पहला कदम क्या करना चाहिए आपको। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर कोई जहरीला पदार्थ जो है निगल लेता है तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए। यदि कोई जहरीला पदार्थ निगल ले तो पहला कदम होना चाहिए विष नियंत्रण केंद्र, ठीक है, विष नियंत्रण केंद्र या आपातकालीन सेवाओं को बुलाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का क्या लक्षण है। 63 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का लक्षण होता है सिरदर्द और चक्कर आना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आंख में जहर चले जाने पर क्या करेंगे। अगर आपकी आंख में जहर चला जाता है तो 15 मिनट तक गुनगुने पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका कि कौन सी घरेलू वस्तु बच्चों में आकस्मिक विषाक्तता का एक सामान्य कारण है। कौन सी घरेलू वस्तु बच्चों में आकस्मिक विषाक्तता का सामान्य कारण है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा कपड़े धोने के डिटर्जेंट जो है, जो पाउडर्स होते हैं वो, ठीक है, पॉड्स। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका महोदय, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 66 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका आ चुका 66 नंबर का। किस लक्षण से पता चलता है कि ठंड डंक से एलर्जी, गंभीर एलर्जी हो रही है। 66 नंबर किस लक्षण से पता चलता है कि डंक से गंभीर एलर्जी हो रही है। तो ओठों पर सूजन आ जाएगी या सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, तो आप जान लीजिएगा कि जो है ये एक प्रकार से डंक से एलर्जी आपको हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एनाफिलेक्टिस के लक्षण होते हैं, जो एक जानलेवा एलर्जी की स्थिति होती है। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मच्छर के काटने पर सूजन कैसे कम करेंगे। 67 नंबर बताएं, मच्छर के काटने पर सूजन कैसे कम करेंगे। तो ठंडी सिकाई करके सूजन को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्फ या ठंडी चीज से सिकाई करने पर रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सूजन जो होती है और खुजली जो होती है वो कम हो जाती है। 68 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है के काटने पर जहर चूसना क्यों नहीं चाहिए। 68 नंबर सांप के काटने पर जहर चूसना क्यों नहीं चाहिए। मूवी वगैरह में खूब दिखाते हैं, जहर चूस लेता है वो, मुंह में बैक्टीरिया घाव में चले जाते हैं, जो मुंह के बैक्टीरिया होते हैं वो घाव में चले जाते हैं, इससे और संक्रमण बढ़ जाता है। जहर तेजी से फैलता है और इसका कोई फायदा नहीं होता, संक्रमण खतरा बना रहता है इससे। तो ऐसी स्थिति में आप ये ट्राई ना करें कि मुंह से जहर खींच करके आप बाहर निकाल देंगे जैकी शराब की तरह, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नाक में फंसी वस्तु आप कैसे निकालेंगे। अगर आपकी नाक में कोई वस्तु फंस जाती है तो उसको आप कैसे निकालेंगे। दूसरी नाक का छिद्र बंद कर लेंगे और हल्के से फुंकार मारेंगे, वो जो चीज़ें आपकी नाक में फंसी रहेगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका दूसरी नाक का छिद्र बंद करके हल्के से फुंकार मारें। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, नाक से जो भी चीज़ फंसा होगा निकल आएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, कान में फंसे कीड़े को निकालने के लिए आप क्या करेंगे। अगर आपके कान में कीड़ा फंस जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, फटाफट से आप बताएंगे। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल। क्या करना चाहिए, कान के पास रोशनी दिखाएं, ठीक है। 70 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास। 70 नंबर का राइट आंसर कौन बताएगा, 70 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा भाई। बहुत बढ़िया प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। 70 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कान में फंसे कीड़े को निकालने के लिए कान के पास रोशनी दिखाएं। कई बार कीड़े रोशनी देख देख करके जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो रोशनी के पास ही आते हैं, इसलिए अगर रोशनी दिखाएंगे तो वो आपकी तरफ से जो है निकल आएंगे, ठीक है। तेल डालने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, तेल नहीं डालना चाहिए, ठीक है, कान में, क्लियर। तो इससे रोशनी दिखाने से कान के पास जो होते हैं कीड़े बाहर पहले चले आते हैं। अगर ऐसे ना है तो फिर आप डॉक्टर को दिखाएं। आगे 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आंख से धूल का कण निकालने का सुरक्षित तरीका क्या है। 71 नंबर, आंख से धूल का कण निकालने का सुरक्षित तरीका होता है पानी के नीचे बार बार पलके टपकाएं झपकाएं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन, पानी के नीचे बार बार पलके झपकाएं, ये होता है तरीका आंख से धूल के कण निकालने का। 72 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का मूल तापमान कितना नीचे गिर जाता है। तो हाइपोथर्मिया अगर 35 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे हो जाता है उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। 95 फ़ारेनहाइट बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस। वैसे सामान्य जो मनुष्य का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है एक मनुष्य के शरीर का। अगर ये 35 डिग्री हो जाता है या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो वही दिक्कत माना जाता है, ठीक है। तो सामान्य रक्तचाप की तरह मतलब कि जो सामान्य टेम्परेचर बॉडी कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट। लेकिन इसका करेक्ट कब नीचे गिर जाए हाइपोथर्मिया, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, कुत्ते के काटने से सबसे आम कौन सी बीमारी होती है। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी फैल जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वायरस कुत्ता, बिल्ली, बंदर इन सभी के काटने से इंसानों में फैल सकता है रेबीज नाम का बीमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। प्रश्न आपका आ चुका है बाबू, प्रश्न क्या है आपका, 74 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जानवर के काटने से गंभीर संक्रमण का संकेत है। इसका करेक्ट आंसर होगा घाव के चारों ओर लालिमा, सूजन और पस निकलना, बुखार और कपकपी आना,
ये तीनों जो होते हैं लक्षण होते हैं गंभीर संक्रमित जानवर के काटने से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर को 75 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है रासायनिक जलन किन कारणों से हो सकती है। 75 नंबर, रासायनिक जलन जो होती है वो अम्लों के, क्षारों के और सफाई के उत्पादों, इन सभी के जो है कारणों से हो सकती है रासायनिक जलन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन से मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा पीएफए क्या है, बताएं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होता है क्या संकटग्रस्त लोगों के लिए तत्कालिक सहायता प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संकटग्रस्त लोगों के लिए तत्कालिक सहायता प्रणाली, इसको बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 76 नंबर का बी। यह किसी दुर्घटना या आपदा के बाद व्यक्ति को मानसिक रूप से स्थिर करने और ढाढ़स बनाने की शुरुआती मदद होती है कि भाई उसको हड़बड़ाने ना दें, उसको एकदम से सामान्य तौर पर रखें, ताकि बहुत सारे लोग हड़बड़ा जाते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में पहला चरण क्या होता है, बताएं। 77 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में पहला चरण क्या होता है, सुरक्षा और आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। तो व्यक्ति की भावनाओं को नजरअंदाज करना, यह प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं होता है। बाकी सुरक्षा, संपर्क और आराम, ये तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य कार्य नहीं है इनमें से। 79, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य कार्य नहीं है। तो मानसिक बीमारी का निदान करना, ये मानसिक बीमारी का निदान करना है प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य कार्य नहीं होता है। बाकी व्यवहारिक सहायता प्रदान करना, आत्म देखभाल को प्रोत्साहित करना, संसाधनों को जोड़ना, ये सब जरूरी होता है, क्योंकि मानसिक बीमारी का निदान फर्स्ट एडर नहीं कर सकता, यानी प्राथमिक चिकित्सा चिकित्सक जो होता हो सकता है उतना ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन से, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, बताएं। 80 नंबर प्रश्न, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। पीड़ित की बातों को ध्यान से सुनने में उससे राहत मिलती है, इसीलिए उसकी बात को ध्यान से सुने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन से, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा कौन प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक जो प्राथमिक चिकित्सा होता है इसको कोई भी प्रदान कर सकता है, कोई भी प्रशिक्षित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करे बाबू, 82 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा किस पर केंद्रित होती है। तो ये तत्कालिक भावात्मक समर्थन पर केंद्रित होती है। तत्कालिक भावात्मक समर्थन, इमीडिएट इमोशनल सपोर्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसका मकसद भविष्य की लंबी थेरेपी नहीं, बल्कि वर्तमान संकट में व्यक्ति को सहारा देना होता है, ये बात आप ध्यान रखें। 83 नंबर प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का घटक नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य ये भी है, भावात्मक स्वास्थ्य ये भी है, वित्तीय स्वास्थ्य कोई स्वास्थ्य का वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं। 85 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, स्वास्थ्य प्रश्न क्या आ चुका 85 नंबर, स्वास्थ्य का वह कौन सा घटक तनाव और भावनाओं के प्रबंधन से संक्रमित है, संबंधित है, बताएं। 85 नंबर, स्वास्थ्य का कौन सा घटक तनाव और भावनाओं के प्रबंधन से संबंधित है। तो होता है भावात्मक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, इमोशनल हेल्थ बोलते हैं उसको। 86 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती हैं। तो ध्यान और मानसिक शांति का अभ्यास करना, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यही जो होता है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, ये गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकती हैं। 87 नंबर प्रश्न है, जीएडी का पूरा नाम, गैड का पूरा नाम होता है सामान्यीकृत चिंता विकार, ये हिंदी में बोलते हैं सामान्यीकृत चिंता विकार, अंग्रेजी में जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक ऐसी स्थिति होती है जीएडी जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक और बेवजह चिंता करने लगता है। ठीक है,
88 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चिंता के सामान्य शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? चिंता का सामान्य लक्षण होता है सिर दर्द होगा, मांसपेशी में तनाव आ जाएगा, थकान महसूस करेंगे आप। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 89 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। 89 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू, प्रश्न 89 नंबर देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद के लिए जोखिम कारक है? तो अवसाद के लिए जोखिम अनुवांशिक कारक, पुराना लगाव, तनाव और आघातपूर्ण जीवन की घटनाएं, ये तीनों जो होते हैं अवसाद के लिए जोखिम कारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। 90 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, कौन सा जीवन शैली परिवर्तन अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है? 90 नंबर, कौन सा जीवन शैली परिवर्तन अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है? तो नियमित व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना, उचित नींदचर्या। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अवसाद क्या है? डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन क्या है? 91 नंबर, अवसाद क्या है? एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार जो मूड और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य विकार जो मूड और दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, उसी को बोलते हैं अवसाद। ठीक है, 92 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आत्मघाती व्यवहार क्या है? बताएं, आत्मघाती व्यवहार क्या है? 92 नंबर, आत्मघाती व्यवहार फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आत्मघाती आत्म व्यवहार क्या होता है? 92 नंबर, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जानबूझ करके आत्म क्षति करना ताकि जीवन समाप्त किया जा सके, इसी को आत्मघाती आत्म व्यवहार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न है, आत्मघाती व्यवहार के बारे में एक सामान्य मिथक यानी गलत धारणा क्या है? 93 नंबर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन। जो लोग आत्महत्या के बारे में बात करते हैं वे केवल ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिथक धारणा होती है। 94 नंबर प्रश्न है, पैनिक अटैक घबराहट का दौरा क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? 94 नंबर बताएंगे, ये होता है आपका अचानक अत्यधिक भय या चिंता की स्थिति को ही बोलते हैं पैनिक अटैक। अ सडन एपिसोड इफ इंटेंस फियर ऑफ एंजाइटी। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, अधिकतर पैनिक अटैक कितने समय तक चलते हैं? तो अधिकतर पैनिक अटैक जो होते हैं 5 से 20 मिनट तक चल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नशीले पदार्थ का उपचार नशीले पदार्थ उपयोग विकार यानी SUD का कारण बन सकता है? बताएं, कौन सा पदार्थ नशीले पदार्थ उपयोग विकार जिसको SUD कहते हैं उसका कारण बन सकता है? तो होता है आपका शराब, तंबाकू, ओपियोइड और हीरोइन जैसी दवाएं जो होती हैं, ये सब जो है ये पदार्थ विकार उपयोग विकार का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 97 नंबर क्वेश्चन है, नशीला पदार्थ उपयोग विकार SUD किस मानसिक स्वास्थ्य विकार से अधिकतर जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ किसके साथ भैया? ये जुड़ा अवसाद, चिंता और सिजोफ्रेनिया, इन तीनों से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना 2013 से 2030 किस संगठन के द्वारा जो है की गई थी? ये किस संगठन के द्वारा की गई थी बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ये कौन संगठन था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये संगठन आपका था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया? फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी कमेंट करके आप बताएंगे। 99 नंबर प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इसके मुख्य उद्देश्य हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नेतृत्व और शासन को मजबूत करना, संपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, अनुसंधान और सूचना प्रणालियों को मजबूत करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने डी लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 100 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना का एक आवश्यक घटक क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य कार्यबल और प्रशिक्षण का विस्तार करना, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आपका पूरा कंप्लीट होता है। फर्स्ट एड एंड हेल्थ का या क्वेश्चन पेपर जो था इसका मैंने सॉल्व कर दिया है, इसके आंसर की भी मैंने लगा दी है, ये देखिए नीचे PDF में। तो ये सब आपको मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं कहीं पर, आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपको अगर व्हाट्सएप से जुड़ना है हमारे तो जुड़ सकते हैं। वैसे जो बच्चे जुड़े हैं उनको पता ही होगा, तो PDF आपको PDF भी मिल जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट एड एंड हेल्थ कहीं पर आपको होता है, आपको मिल जाता है। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। 99 आपका पेपर हो जाए तो पेपर भेज देना, 9984 039 139 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। ठीक है, अभी केवल फर्स्ट एड एंड हेल्थ का लेना है तो मात्र जो है 50 रुपये फीस लगेगी। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप जो है केवल 150 रुपये फीस जमा करके आप फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी प्राप्त कर लें
और सेकंड सेमेस्टर की क्लास में भी ज्वाइन हो जाए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे क्या होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब तक सेकंड सेमेस्टर का आपको पेपर नहीं होगा तब तक उसमें पढ़ाया जाएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसमें पीडीएफ मिल जाएगी सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वाला, क्योंकि अब की बार अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ये भी ऑब्जेक्टिव होगी, तो उन सभी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, सभी सब्जेक्ट की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवाता हूँ बीए के। ठीक है, बाकी बीएससी बीकॉम का अगर आपको आप पढ़ते हैं तो मात्र 50 रुपये देकर के आप जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।